हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबको हमारे चैनल पे। आइए हम शुरू करते हैं। इससे पिछले पार्ट में हम बोले थे कि दिल्ली सल्तनत से वीडियो लेकर के आएंगे, तो आ गए हैं लेकर के दिल्ली सल्तनत। शुरू करते हैं। 1206 ईस्वी से ये 1526 ईसा पूर्व तक की कहानी ये। इसमें दिल्ली सल्तनत के काल में कुल मिलाकर 5 वंशों का शासन रहा। गुलाम वंश जो 1206 ईस्वी से 1590 ईस्वी तक रहा, संस्थापक थे इसके कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के ईस्वी था 1290 से 1320 ईस्वी तक। इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा। इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। सबसे लंबा कार्यकाल इसी का रहा था। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला था। इसका संस्थापक थे खिज्र खां। पांचवा था लोदी वंश जो 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था। इसके संस्थापक थे बहलोल लोदी। शुरू करते हैं गुलाम वंश से। एक एक करके टॉपिक खत्म करेंगे। 5 वंश था, पांचों वंश का अलग अलग व्याख्या करेंगे। शुरू करते हैं गुलाम वंश का पहले, जो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। इस वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अतः इनके द्वारा स्थापित वंश को गुलाम वंश कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश के कुतुबी वंश के संस्थापक की थी। इन्होंने अपना राज्याभिषेक लाहौर में करवाया और इन्होंने अपनी राजधानी भी लाहौर को ही बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा कुरान याद था, अतः इसे कुरान खां के नाम से जाना जाता था। इन्हें दानी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श भी कहा जाता है। इनके दरबार में हसन निजामी नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने ताज उल नासिर नामक पुस्तक की रचना किए थे। इसके अतिरिक्त इसके दरबार में मिनहाज उस सिराज नामक विद्वान भी रहते थे, जिन्होंने तबकाते नासिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। मिनहाज उस सिराज ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को दानशीलता के कारण हातिम दू की उपाधि दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु बख्तियार काकी थे और इन्हीं की याद में उन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव रखा, किंतु निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। अतः कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुए मीनार के कुछ भागों की मरम्मत फिरोज शाह तुगलक एवं सिकंदर लोदी ने करवाया। इसका प्रयोग नमाज अदा करने के लिए किया जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेले के दौरान घोड़ा से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि ऐबक के काल में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक आराम शाह बना, किंतु 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर अपने आप को शासक घोषित कर दिया। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जिसे बाद में ऐबक ने अपना दामाद भी बना लिया। इनके द्वारा स्थापित वंश को इलवरी वंश कहा गया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान सभी विरोधियों को पराजित कर दिया एवं प्रशासनिक एवं राजनीतिक सुधार भी किए। इतना ही नहीं, 1229 ईस्वी में इन्होंने बगदाद के खिलाफ से सुल्तान बनने का वास्तविक प्रमाण पत्र खिलअत भी प्राप्त किया था। अपने प्रशासनिक सुधार के आधार पर उन्होंने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 40 तुर्क सरदार का एक दल बनाया, जिसे तुर्कान ए चिहलगान या 40 शाह दल कहा गया। मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए इन्होंने शुद्ध अरबी पद्धति का 2 सिक्का, टक्का और जितल को प्रारंभ किया। टंका चांदी का सिक्का था, जबकि जितल तांबा का सिक्का था। इस तरह से मुद्रा व्यवस्था में सुधार करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया और अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए इन्होंने इख्ता व्यवस्था प्रणाली को भी प्रारंभ किया। इल्तुतमिश को भारत में पहली बार मदरसा का निर्माण एवं मकबरा का निर्माण का भी श्रेय दिया जाता है। यह दोनों का निर्माण इन्होंने दिल्ली में करवाया। अपने शासनकाल के दौरान ही इन्होंने अपना उत्तराधिकारी रजिया को घोषित किया।
1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के बाद तुर्क सरदारों ने पुत्री रजिया को शासक न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली का सल्तनत का शासक घोषित कर दिया। किंतु रजिया सुल्तान शुक्रवार को नमाज अदा करने के वक्त लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता से न्याय की भीख मांगी और दिल्ली की जनता ने रजिया का साथ दे दिया और रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान रजिया को घोषित कर दिया। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश ने अपने प्रतिद्वंद्वी एल्दोजी को पराजित किया था। इल्तुतमिश के काल में जलालुद्दीन मांगवर्नी का पीछा करते करते मंगोल आक्रमणकारी चंगेल खां दिल्ली तक आ पहुंचा था, किंतु इल्तुतमिश ने बड़े ही सूझबूझ का परिचय देते हुए जलालुद्दीन मांगवर्नी को दिल्ली से वापस भेज दिया और दिल्ली को सुरक्षित कर लिया। आता है रजिया सुल्तान का 1236 से 1240 तक 4 साल तक इसका रहा। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के साथ साथ पूरे मध्यकालीन की पहली महिला शासक थी। रजिया सुल्तान इस्लाम धर्म के विरुद्ध महिला होकर भी पुरुष की तरह कोट और टोपी पहनकर दरबार आने लगी। इसका तुर्क सरदारों ने विरोध करने लगा। इन विरोधियों में सबसे महत्वपूर्ण तब हिंद के इख्तियारदार मलिक अल्तुनिया का विद्रोह था, जिसे दबाने के लिए रजिया सुल्तान 1240 में खुद अपने ही नेतृत्व में सेना लेकर दिल्ली के प्रशासन को मलिक याकूत के नेतृत्व में सौंपती हुई निकल पड़ी। भटिंडा नामक स्थान पर रजिया एवं मलिक अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रजिया अपने आप को पराजित होते देखकर मलिक अल्तुनिया से विवाह कर ली। दोनों विवाह के पश्चात जब दिल्ली की ओर लौट रहे थे तो कैथल नामक स्थान पर कुछ डाकुओं के द्वारा दोनों को हत्या कर दिया गया। रजिया के शासनकाल को असफल माना गया, जिसका सबसे प्रमुख कारण विभिन्न विद्वानों ने उसका महिला होना बताया गया। हालांकि कुछ विद्वान का कहना है कि रजिया की असफलता का मुख्य कारण तुर्क सरदारों का महत्व कम देना था। बहराम शाह का शासनकाल 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक रहा। पुनः 1242 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना, जिसका शासनकाल 1242 से 1246 ईस्वी तक रहा। पुनः 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बना। इसका शासनकाल 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक रहा। इन्होंने अपने वजीर के पद पर बलबन की नियुक्ति की, जो धीरे धीरे अपनी शक्ति को मजबूत करने लगा। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बन गया। अब आता है बलबन का शासक, जो 1266 से 1288 ईस्वी तक रहा था। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन उलुग खां था, जिसे नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन की उपाधि दी। बलबन खुद को ईरान का प्रसिद्ध मुस्लिम वंश अफरासियाब वंश से संबंधित बताया। अतः सुल्तान बनते ही बलबन ने जिल्ले इल्लाह ईश्वर की प्रतिछाया की उपाधि धारण की और अपने दरबार में सिजदा सुल्तान के सामने सिर झुकाना एवं पेबोस सुल्तान के पैरों को चूमना की परंपरा को शुरू किया। साथ ही अपने दरबार को ईरानी परंपरा के अनुसार सजवाया एवं अपने दरबार में प्रसिद्ध ईरानी एवं नवरोज को प्रारंभ किया। बलबन ने अपने शासन में राजस्व के सिद्धांत को अपनाया एवं लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। शासक बनते ही बलबन ने इल्तुतमिश के द्वारा गठित चालीसा दल को भंग कर दिया और साथ ही बलबन ने अपने पदाधिकारियों के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली सल्तनत में पहली बार गुप्तचर व्यवस्था को प्रारंभ किया। इसी गुप्तचर व्यवस्था के आधार पर बलबन का शासन सफल माना गया। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो, अमीर हसन जैसे विद्वान रहते थे। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। यह दिल्ली सल्तनत के कुल 8 शासक के दरबार में रहे थे। इनकी सबसे प्रमुख रचना तुगलकनामा है। इन्हें कव्वाली गायन का जनक माना जाता है। तबला एवं सारंगी नामक वाद्य यंत्र का खोजकर्ता भी थे। बलबन ने अपने पुत्र का नाम भी ईरानी परंपरा के अनुसार ही रखा। इन्होंने कहा, जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा हाथ तलवार पर चला जाता है।
1288 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई और उनके मृत्यु के बाद इनके 2 पुत्र कैकुबाद एवं क्यूमर्स 1290 ईस्वी तक शासन किए, लेकिन 1290 ईस्वी में क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी नामक व्यक्ति के द्वारा कर दिया गया और इन्होंने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के स्थान पर एक नया वंश खिलजी वंश की स्थापना की। बस आज के लिए इतना ही, आगे और दूसरे पार्ट में करेंगे खिलजी वंश से आगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए खिलजी वंश आगे पार्ट्स में करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।